Hello friends, welcome to my channel Nursing Exams Made Simple. Our today's topic is fluid and electrolyte balance. Let's start. Okay guys, so here we start fluid electrolyte balance and then we move on to acid base balance. When we start with a fluid, we come across that adult body consists of on an average 40 liters of water, that it compromises 60% of the weight. ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कितने परसेंट बॉडी का वेट जो है वो हमारा वाटर बनाता है, तो इट्स 60%. It may be as high as 80% in the infants and as low as 40% in the older adults. जो वॉल्यूम है वो 60% नॉर्मली ऑन एन एवरेज बनाता है, लेकिन अगर हम इन्फेंट्स की बात करें तो 80% वॉल्यूम वाटर का होता है इन्फेंट्स में, एंड ओल्डर अडल्ट्स में ये डिक्रीज होकर 40% ही रह जाता है. नाउ वी कैन से दैट दिस फ्लूइड जो प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, अब वो दो कंपार्टमेंट में होता है. एक आईसीएफ में होता है, डेट इज इंटरसेलुलर फ्लूइड, और एक ईसीएफ की फॉर्म में होता है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड. जो आईसीएफ होता है, इंटरसेलुलर फ्लूइड्स, उसमें 2/3 ऑफ वाटर आता है. कितना आता है? 2/3 ऑफ वाटर. एंड द रेस्ट जो हमारा है वो हमारा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में आता है, दैट इज़ 1/3 ऑफ पार्ट. ये हमारा जो है ईसीएफ है वो हमारे तीन तरह से डिवाइडेड होता है. एक हमारा इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट के आता है, के अंदर आता है. इट कॉम्प्रोमाइजेज अप्रॉक्स 10 to 12 लीटर्स. देन जो नेक्स्ट है हमारा वो इंट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट बनाता है, दैट इज़ प्लाज्मा, अप्रॉक्स 3 लीटर्स का. और जो हमारा नेक्स्ट थर्ड पार्ट है वो हमारा स्मॉल फ्लूइड कंपार्टमेंट्स बनाता है, जो ऑन एन एवरेज 1 लीटर्स का होता है. इसके अंदर हमारा जैसे एक्वस ह्यूमर है, सेरिब्रल फ्लूइड है, प्लूरल फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड्स हैं, लिम्फेटिक चैनल्स हैं. ये सारे हमारे इसको बनाते हैं. हमारी जो बॉडी है वो वाटर और फ्लूइड का बैलेंस कैसे बनाती है? वो इनटेक एंड आउटपुट को मेंटेन करके चलती है. हम ऑन एन एवरेज मान के चले तो हमारा इनटेक है ना वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए हमारे आउटपुट का, तभी हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से फंक्शन करती है. हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर है इट एंटर्स थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स बाय टेकिंग लिक्विड्स. अप्रोक्सीमेटली 1500 का जो हमारा इनटेक होता है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू होता है, मतलब ओरली जितना भी हम लेते हैं, फूड से लेते हैं. अप्रोक्सीमेटली फूड से हमारा 1000 ml का फ्लूइड जाता है, और ऑल्सो मेटाबॉलिज्म ऑफ फ्लूइड होता है, उससे हमारा अप्रोक्सीमेटली 200 ml इनटेक हो जाता है. अगर हम आउटपुट की बात करें तो हमारा जो वाटर है वो मेनली किडनी से रिलीज़ होता है अप्रोक्सीमेटली अराउंड 1500 ml. उसके अलावा इंटेस्टाइन से रिलीज़ होता है अराउंड 200 ml. और कुछ इनसेंसिबल वाटर लॉस होता है जिसे हम सेंस नहीं कर सकते. बाय हम जो एक्सपायर करते हैं, मतलब रेस्पिरेशन में हम जो एक्सपायर करते हैं उसमें भी हम वाटर कंटेंट को बाहर निकालते हैं. एंड देन हमारी स्किन जो परस्पायरेशन करती है उससे भी हम वाटर कंटेंट को बाहर निकालते हैं. तो ये दोनों हमारे जो इनसेंसिबल लॉस होता है ये हमारा अप्रोक्सीमेटली 1800 ml बनाता है. ये भी कभी कभी क्वेश्चन हो जाता है कि हमारी बॉडी का इनसेंसिबल वाटर लॉस कितना होता है, तो दैट इज़ 800 ml. आप ये याद रखिएगा. नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो मूवमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब मेजर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है. इसमें हमारे दो कॉन्सेंट्रेशन आते हैं, एक हमारा ओस्मोलैरिटी आता है और एक हमारा ओस्मोलैलिटी आता है. ओस्मोलैलिटी जो होता है ना वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम होता है ऑफ वाटर, और जो ओस्मोलैरिटी होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ सॉल्यूट पर लीटर्स होता है. हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है ना वो ओस्मोलैरिटी है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है ना वो ओस्मोलैरिटी के ऊपर काम करता है. मतलब हमारा जो ब्लड है उसका एक ओस्मोलैरिटी होती है, या हम जो भी फ्लूइड प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को उसका भी एक ऑस्मोलरिटी होता है. उसके बेस पे जो फ्लूइड्स हैं उन्हें हम हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक या फिर आइसोटोनिक कैटेगराइज करते हैं. ठीक है, सेम एज जो मैं अभी बता रही थी, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. सबसे पहले हमारे पास जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं. हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन होते हैं उनकी जो ऑस्मोलरिटी होती है ना वो हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है उसकी ऑस्मोलरिटी से कम होती है. इसमें क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है ना रिलेटिवली लार्जर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ कि मुझे एक ग्लास पानी में नमक घोलना है, अगर मैं एक गिलास पानी में बहुत ही कम मतलब 1/4 टी-स्पून ऑफ नमक घोलूँगी तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा. जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है 0.45% का जो NaCl आता है हमारे पास, वो हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है. दूसरा हमारे पास जो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, जैसे कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन, कि मैंने उसी एक गिलास पानी में अभी एक मुट्ठी भर के नमक डाल दिया है, तो दैट इज़ हाइपरटोनिक सोल्यूशन, वो बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा. ठीक है, इसमें क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डाल देते हैं. जैसे कि हमारे पास 5% डेक्सट्रोज आता है या 25% डेक्सट्रोज आता है. ठीक है, 25% डी आता है, 10D आता है ना, या फिर 5% डेक्सट्रोज इन वाटर आता है, या 5% डेक्सट्रोज इन NaCl आता है. ये सारे हमारे क्या हाइपरटोनिक सोल्यूशंस के अंदर आ जाते हैं. इसके बाद हमारे पास जो है वो आइसोटोनिक सोल्यूशन है. आइसोटोनिक सोल्यूशन वो होता है जिसके जो ऑस्मोटिक प्रेशर्स होते हैं ना वो दोनों लिक्विड के सेम होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के. तो इसमें क्या है, जो दोनों सॉल्यूशंस होते हैं वो आइसोटोनिक होते हैं. जैसे कि हम जो सोडियम क्लोराइड यूज़ करते हैं नॉर्मल सलाइन, दैट इज़ 0.9%, वो हमारा आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है. उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसका ऑस्मोलैरिटी जो होता है ना वो बिल्कुल हमारे ब्लड के इक्वल होता है. ठीक है, तो ये तीन तरह का सोल्यूशन है. इसके ऊपर थोड़ा बहुत क्वेश्चन या एग्जाम्पल्स पूछ लेते हैं.
ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं, हम अपने मेजर आयंस पे आ जाते हैं। मेजर आयंस हमारी बॉडी में कैटायंस और एनायंस दोनों तरह के होते हैं। कैटायंस कौन से होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, एंड एनायंस कौन से होता है? नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे क्वेश्चन जो आपको कहीं भी मिल जाएगा ना, वो सबसे पहले यही वाली लाइन मिलेगी कि मोस्ट अबंडेंट कैटायन कौन सा है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का। जो सोडियम है ना, वो ECF का सबसे ज़्यादा अबंडेंट, मैं एक बार सही से लिखती हूँ, सॉरी फॉर दैट, मैं अच्छे से लिखती हूँ कि जो सोडियम है ना, वो ECF का सबसे अबंडेंट वाला आयन है। ठीक है, सोडियम किस में हेल्प करता है? इसके अलावा ये बॉडी पम्प्स में हेल्प करता है। इंटरसेलुलर फ्लूइड के हमारा जो बॉडी पंप होता है, मान लो ये ECF और ICF है, तो ICF से ECF में जो मूवमेंट होती है कैटायंस की, उसमें सोडियम हेल्प करता है। इसके अलावा ये एक्शन पोटेंशियल को मेंटेन करता है नर्व्स और मसल फाइबर्स के बीच में। जो सोडियम है ना, वो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कम्युनिकेशन करने के लिए नर्व्स और मसल्स के बीच में। ये एसिड बेस बैलेंस को बनाने में हेल्प करता है, रेगुलेट करता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन से एक्सचेंज कर जाता है रीनल ट्यूबल्स के अंदर। जैसे अगर एक्सेस हाइड्रोजन आयन हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, तो ये उसको एक्सचेंज करके उसको बैलेंस कर लेगा और सोडियम बाइकार्बोनेट की जो वो है उसको बढ़ा देगा। या इसके अलावा जो इसीलिए हमारी बॉडी में क्या सोडियम, कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे जिनमें सोडियम हाई कॉन्सेंट्रेशन में होता है? जैसे कि सेलरी है, प्रोसेस्ड फूड है, स्नैक फूड है, कॉन्डिमेंट्स है, स्मोक मीट है, फिर एस्ड चीज़ है। इन सारी चीज़ों में क्या सोडियम ज़्यादा मात्रा में होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सोडियम किसमें, हमारा जो नॉर्मल सॉल्ट होता है या आयोडाइज सॉल्ट होता है, उसके अंदर सोडियम ज़्यादा होता है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो वो हमारा पोटेशियम, सेकंड हमारा पोटेशियम है। पोटेशियम जो जैसे हमारा सोडियम है वो ECF का सबसे ज़्यादा अबंडेंट आयन है, सेम हमारा जो पोटेशियम है ना, वो ICF का सबसे ज़्यादा अबंडेंट आयन है, मोस्ट अबंडेंट कैटायन है एक्स्ट्रा इंटरसेलुलर फ्लूइड का। ठीक है, जो पोटेशियम है वो पंप करता है ट्रांसपोर्ट चैनल्स जो होते हैं ना पोटेशियम के, उसमें हेल्प करता है। मतलब पोटेशियम जो है वो सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जाम, जैसे कि जैसे कि ये हमारी सेल है, और जो यहाँ पे ना चैनल्स होते हैं एक, ठीक है, तो ये जो चैनल्स होते हैं स्पेशली इंसुलिन चैनल को खोलता है। तो जो ग्लूकोज है ना, उससे वो इंसुलिन चैनल जब खुल जाते हैं इंसुलिन की वजह से, तो ग्लूकोज एंटर कर जाता है हमारी सेल में। सेम उसी टाइम पे जो पोटेशियम है ना, वो भी हमारी सेल में एंटर कर जाता है। मतलब कि जो हमारा पोटेशियम है ना, वो इंटरसेलुलर उसमें सेल के अंदर मूवमेंट करता है। तो ये रिपोलराइजेशन और पोलराइजेशन में बहुत ही हेल्प करता है मसल फाइबर्स के अंदर। अगर पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमारे एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा हो जाएगी। ICF के अंदर क्या होता है, बहुत अबंडेंट होता है, लेकिन अगर ये ECF के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है, दैट इट रिजल्ट्स इन द हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया में क्या होगा कि जो कार्डियक कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो हमारी वीक हो जाएंगी एक्सट्रीमली, और जो हमारा हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और इवेंचुअली इट गोज इनटू द कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, सेम एज अगर पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर डिक्रीज हो जाती है, तो इट रिजल्ट्स इनटू द हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया, और इससे क्या होगा कि जो रेस्ट्रिंग पोलराइजेशन है, अब जो मसल्स है वो हमारी पोलराइज ही नहीं कर पाएंगी, तो नर्व और मसल का कनेक्शन है वो टूट जाएगा, रिजल्टिंग इन वीकनेस। इवेंचुअली क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, टी वेव फ्लैटन हो जाएगी ECG के अंदर। तो ये सब हो जाएगा। और जब हाइपरकैलेमिया होता है तो हमारी टी वेव जो होती है ना, वो पीक पर होती है। मतलब अगर स्पेशली हम ECG चेंजेस देखना चाहें पोटेशियम को लेके, तो हाइपरकैलेमिया में हमारा जो टी वेव है वो बहुत ही पीक वो दिखाएगा। जैसे कि मैं आपको बना के दिखाती हूँ, टी वेव ऐसा दिखेगा हमारा। ठीक है, अगर यही हमारा जो हाइपोकैलेमिया हो जाता है तो हमारा टी वेव जो है वो फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, दैट इज टी वेव। कौन कौन से फूड है हमारे जो पोटेशियम में हाई होते हैं? जैसे कि बनाना है, एवोकाडो है, ऑरेंजेस हैं, डेट्स, एप्रिकॉट्स हैं, कैंटालॉप है, पोटैटोज है, रेजिन्स है। ये सारे हमारे फूड्स हैं जो हाई इन पोटेशियम होते हैं। ये जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इसके बारे में अगर आप साउंडर्स से पढ़ो ना, तो साउंडर्स में भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है इनके बारे में, कि अगर हाइपर हो जाएगा या हाइपो हो जाएगा तो कौन कौन से चेंजेस बॉडी में आएंगे। तो आप अगर साउंडर्स भी प्रीफर करते हो तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप इसके साथ साथ साउंडर्स को भी पढ़ते रहिए। नेक्स्ट मूव ऑन कर, नेक्स्ट हमारे पास है कैल्शियम। कैल्शियम में क्या है, कैल्शियम सॉल्ट्स बनाता है, जैसे कि फॉस्फेट के साथ मिलकर जो हमारा बोन्स बनाते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम का जो 80% पार्ट्स होता है ना, वो हमारी बोन्स बनाने के काम आता है। हमारे टीथ और बोन्स हैं वो कैल्शियम बनाते हैं। इसके अलावा कार्बोनेट के साथ ये कॉम्बिनेशन बनाता है, फ्लोराइड के साथ बनाता है बोन्स में और टीथ को उन्हें हार्ड करने के लिए। ये बहुत ही ज़रूरी है हमारी नर्व्स और मसल्स को फंक्शन करने के लिए। अगर कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है हमारी बॉडी में, दैट रिजल्ट इन हाइपर कैल्सीमिया, तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, वो हमारा डिप्रेस हो जाएगा, स्लगिश हो जाएगा। जो कैल्शियम चैनल्स हैं हमारे, वो ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। सेम अगर अगर हमारी कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है, रिजल्ट इन द हाइपोकैल्सीमिया, तो हमारा नर्वस सिस्टम एक्सट्रीमली एक्साइटेबल हो जाएगा एंड इट रिजल्ट इन द टेटनी। ठीक है, जो हाइपोकैल्सीमिया होता है उसमें क्या हम दो टेस्ट करते हैं उसमें, अभी बताती हूँ, एक मिनट।
ये जो साइंस है हाइपोकैल्सीमिया के लिए जो यूज़ किए जाते हैं, एक है ट्राउज़ी साइन और एक है चोस्टिक साइन। जो ट्राउज़ी साइन है उसमें क्या होता है, इंडक्शन ऑफ कार्पोपीडल स्पाज्म बाय इन्फ्लेशन ऑफ ए स्फिंगोमैनोमीटर above systolic blood pressure for 3 minutes. Its responses are carpopedal spasm characterized by adduction of the thumb, flexion of the metacarpophalangeal joints, extension of the interphalangeal joints and flexion of the wrist. आप यहाँ पे जो एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें हमने बीपी कप लगा रखा है हाथ में, ये जो साइन है ये ट्राउज़र साइन है। जब पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है तो हम अगर उस पेशेंट का बीपी चेक करेंगे और उसका सिस्टोलिक बीपी जो है उसे 3 मिनट्स तक अबव रखेंगे इन्फ्लेट करके, तो उसमें क्या होगा, कार्पोपिडल स्पाज्म हो जाएगा हाथ में, एडक्शन ऑफ थंब हो जाएगा, फ्लेक्शन हो जाएगा मेटाकार्पोफिलाजिंग जॉइंट का। तो ये एक साइन है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि हाँ पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया है। इसके अलावा हम चॉपस्टिक साइन एक चेक करते हैं। इसमें क्या होता है, it's a contraction of the ipsilateral facial muscle elected by tapping on the facial nerve just anterior to the ear। इसमें क्या है, अगर हम जो आई के पास हमारा इप्सिलेटरल फेशियल मसल्स होती हैं उस पर टैप करेंगे फेशियल नर्व के ऊपर, तो उसकी जो हाफ साइड है ना उसमें ट्विचिंग होना शुरू हो जाएगा। रिस्पॉन्स क्या होगा, ट्विचिंग ऑफ द लिप्स टू स्पाज्म ऑफ ऑल फेशियल मसल। एक साइड में पूरा ट्विचिंग होने लग जाएगा, तो उसको हम चॉपस्टिक साइन बोलते हैं। ये दोनों हाइपोकैल्सीमिया के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में कैल्शियम का रोल क्या होता है, ये रिक्वायर्ड है हमारे लिए ब्लड क्लॉटिंग में, क्योंकि आपने देखा होगा ये एज अ को फैक्टर काम करता है जब हमारा प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में एक्टिवेट होता है। इसके अलावा जो फूड कौन कौन से जो कैल्शियम में हाई होते हैं, इट इंक्लूड्स मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, कैंड फिश विद बोन्स, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सारे क्या है हमारे कैल्शियम में रिच होते हैं। इसके बाद हम मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम पे आ जाते हैं। मैग्नीशियम पे एक को फैक्टर होता है फॉर मैनी एंजाइम्स इन्वॉल्व इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म। ये मैग्नीशियम हमारा कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बोन बनाता है। जो फूड हाई होते हैं मैग्नीशियम में वो नट्स हैं, सोयाबीन, कोको, सी फूड, होल ग्रेन्स, ड्राइड बीन्स एंड पीज हैं। इसके अलावा चलो नेक्स्ट अब हमारे कैटायंस खत्म हो गए, हम एनायंस की बात करते हैं। हमने अभी ऊपर सबसे पहले पढ़ा था हमारे पास जो मोस्ट अबेंडेंट कैटायन था इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वो कौन था, सोडियम था। सेम एज अगर हम मोस्ट अबेंडेंट एनायन की बात करें इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड तो वो हमारा कौन सा है, वो क्लोराइड आयन है। ये बैलेंस सोडियम को बैलेंस करने में काम करता है, क्योंकि ये सोडियम के साथ कॉम्बिनेशन बना के NaCl बना देता है। क्लोराइड जो है वो हमारा मेजर कंपोनेंट बनाता है गैस्ट्रिक सिक्रीशंस का। ये डाइटरी सोर्स भी है क्लोराइड का सॉल्ट में, क्योंकि हम जो सॉल्ट लेते हैं ना उसमें सोडियम क्लोराइड ही होता है। बाइकार्बोनेट की बात करते हैं नेक्स्ट। हमारा जो एनायन है ये एक बाइकार्बोनेट जो है बफर की तरह काम करता है, एक बफर का सिस्टम है। ये रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ और कार्बोनिक एसिड में उसे कन्वर्ट कर देता है, और हमारे एसिडोसिस जो होता है मतलब पीएच है जो ब्लड का उसको लिमिट करता है। नेक्स्ट हमारा जो फॉस्फेट आयन है वो भी फॉस्फेट बफर सिस्टम का है। ये भी सेलुलर मेटाबॉलिज्म में काम करता है, क्योंकि जब फॉस्फेट है वो कंबाइन होता है एडीपी के साथ तो एटीपी बनाता है जो कि एनर्जी करेंसी है हमारे सेल की। ये कैल्शियम चैनल के साथ कंबाइन करके कैल्शियम फॉस्फेट बनाता है और बोन्स को हार्डनेस देता है। ये जेनेटिक मटेरियल में भी यूज़ होता है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मूवमेंट की बात करते हैं उसमें ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि आपने इसके बारे में पढ़ रखा है। ऑस्मोसिस क्या होता है, कैसे होता है, ये मैं कुछ नहीं बताऊंगी। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम ऑनकोटिक प्रेशर भी बोलते हैं। ये वो प्रेशर है जिसमें जो फ्लूइड है वो फोर्स करता है टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये एग्जीक्यूटेड किया है बाय लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल सच एज एल्बुमिन। एल्बुमिन जो है वो हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर को बना के रखता है। इसीलिए अगर किसी की बॉडी में एल्बुमिन कम हो जाता है मतलब हाइपो एल्बुमिनिया हो जाता है तो इट रिजल्ट्स इनटू द एडिमा, क्योंकि हमारा जो फ्लूइड है वो एल्बुमिन की कमी होने से फ्लूइड मूवमेंट शुरू हो जाती है, और वो एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरसेलुलर फ्लूइड हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर कैविटीज़ में या फिर इंटरस्टिशियल कैविटीज़ में आना शुरू हो जाता है। मूवमेंट के ऊपर कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि हमारे पास हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है जिसमें एक सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है जो कि मोर कॉन्सेंट्रेटेड है देन अनदर, तो इट ड्रॉज फ्लूइड फ्रॉम द अदर, तो ये फ्लूइड को ड्रॉ एक अपनी तरफ खींच लेता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ग्लास है उसमें नॉर्मल वाटर है, उसके अंदर हमने रेजिन्स डाल दिए, तो वो रेजिन्स क्या होता है, स्वेलअप हो जाता है, क्योंकि जो रेजिन के अंदर है वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है और रेजिन के बाहर जो क्या है हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। तो वो वाटर मूव करता है फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू द हाइपोटोनिक सोल्यूशन, इट रिजल्ट इन द स्वेलिंग ऑफ द रेजिन्स। ठीक है। दूसरा जो हमारे पास है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हमने सेम क्या किया, हमने ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें वाटर की जगह हमने चीनी घोल के डाल दिया, मतलब चीनी का पानी डाल दिया। ठीक है। और नॉर्मल रेजिन्स हमने उसमें डाल दिए। ठीक है, नॉर्मल रेजिन्स डाल दिए चीनी के पानी में, तो उससे क्या होगा, हमारे जो रेजिन्स है ना वो और सिकुड़ जाएंगे, क्योंकि जो वाटर है ना वो रेजिन से बाहर निकल के आ जाएगा, क्योंकि जो आउटसाइड का इन्वायरमेंट है उसका उसमें कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो ऐसे मूवमेंट होती है। एक सोल्यूशन जो है हैज़ अ लेस ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर मोर डाइल्यूट देन अदर, तो इट फोर्सेस फ्लूइड इनटू द अदर। एल्बुमिन का रोल क्या है यहाँ पे,
एल्बुमिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने अभी बताया है, प्लाज्मा कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ये हेल्प करता है फ्लो ऑफ वाटर को बिटवीन प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड थ्रू ऑस्मोसिस। अगर कुछ कंडीशंस होती है जैसे लाइक स्टारवेशन या डिक्रीज सीरम एल्बुमिन, तो विच इट रिजल्ट्स इनटू द, तो डिक्रीज कर देगा प्लाज्मा कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर विच कॉजिंग एडिमा, बिकॉज लेस फ्लूइड इज ड्रॉन बाय ऑस्मोसिस इनटू कैपिलरीज फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्पेस, जो मैंने अभी बताया आपको। डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सब आपको पता है। डिफ्यूजन क्या होता है? नॉर्मली मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है? ये मूवमेंट ऑफ फ्लूइड है, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के ऊपर मूवमेंट होती है, हाई प्रेशर से लेस प्रेशर की तरफ मूव करते हैं। इसमें विद किसकी तरफ करते हैं? मेनली जो आर्टीरियल हमारी जो कैपिलरीज होती है ना, कैपिलरी वेन्स और हमारे जो आर्टरीज होते हैं, इनमें जो ब्लड प्रेशर मूव करता, ब्लड मूव करता है, वो हमारे फिल्ट्रेशन के थ्रू ही मूव करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है हमारे पास, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो वो है जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें हमें ज़बरदस्ती उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन। इसमें कुछ पंप्स यूज़ होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप्स है, ये सारे जो ईसीएफ और आईसीएफ के फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करते हैं। मैकेनिज्म कौन कौन सी हैं जो हमारी बॉडी में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बना के रखते हैं? जल्दी जल्दी बताऊंगी। थर्स्ट मैकेनिज्म है, जैसे हमारी ओरल म्यूकोसा डिहाइड्रेशन हो जाता है सेल्स का, हमारा थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि थर्स्ट सेंसेशन आती है और हम पानी पी लेते हैं। जैसे ही हम पानी पी लेते हैं हमारी स्टमक म्यूकोसा है वो स्ट्रेच हो जाती है और हमारा थर्स्ट सेंसेशन जो है वो एक्चुअली हाइड्रेशन हो जाता है सेल्स का, तो थर्स्ट सेंसेशन हमारा लॉस्ट हो जाता है। इसके नेक्स्ट हमारा जो है वो ऑस्मोस रिसेप्टर सिस्टम है, जिसमें हाइपोथैलेमस की सेल्स होती है, वो एडीएच हार्मोन है। एडीएच हार्मोन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाटर बैलेंस को बनाने के लिए, जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो रिलीज करती है सर्कुलेशन में। ये ऑस्मोटिक रिसेप्टर जो होते हैं वो डिहाइड्रेशन पे काम करता है। अगर हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो वो एडीएच का रिलीज इंक्रीज कर देता है, जिससे कि हमारी बॉडी वाटर रीअब्सॉर्ब करने लग जाती है किडनी ट्यूबल से, और यूरिन आउटपुट कम हो जाती है। और अगर ओवर हाइड्रेशन है तो वो उससे अपोजिटली एक्ट करता है, वाइस वर्सा है। इसके अलावा हमारा एल्डोस्टेरोन फीडबैक सिस्टम है। इसमें क्या होता है? हमारे पास जो है वो हमारे एड्रेनल कॉर्टेक्स होते हैं ना, वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन रिलीज करती है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन क्या करता है? जब एक्स्ट्रासेलुलर सोडियम कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होती है, पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है, तो ये हमारी बॉडी में रेनिन रिलीज करते हैं, और रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट करती है, जो कि एक पोटेंट वैसोकंस्ट्रक्टर होता है, तो हमारा रीनल परफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगा। तो ये एल्डोस्टेरोन जो है वो स्टिमुलेट कर देगी, करेंगे किडनी ट्यूबल को, वो कि सोडियम को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दें, और सोडियम पोटेशियम रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, तो हमारी बॉडी क्या है, स्ट्रेस से बाहर निकल के बीपी कंट्रोल कर लेगी। इसके अलावा हमारी बॉडी में पैराथायराइड रेगुलेशन होता है कैल्शियम का। पैराथायराइड ग्लैंड जो हमारी वो पैराथ हार्मोन रिलीज़ करती है, जो जब हमारे कैल्शियम, जो हमारे एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कैल्शियम है ना वो डिक्रीज़ हो जाता है। अगर अगर इससे उल्टा हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, तो हमारा जो पैराथ हार्मोन है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, और वाइस वर्सा अंदर हमारे बॉडी के अंदर ये काम करते हैं। इसके अलावा हमारा एट्रियल नेरेटिव एक एएनपी होता है, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड होता है, ये हमारी एट्रियल मसल रिलीज़ करते हैं रिस्पॉन्स टू वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड स्ट्रेचिंग ऑफ द एट्रियल वॉल। अब आगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बाद हम आगे मूव करते हैं, तो हमारे पास जो है वो एसिड बेस बैलेंस है। हमारी बॉडी में जो एसिड बेस बैलेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा जो ब्लड है उसका एक एक्टिव पीएच होता है 7.35 से लेकर 7.45 तक। अगर वो 7.35 से उसका पीएच नीचे हो जाएगा तो इट रिजल्ट इन टू द एसिडिक कंडीशन, और अगर 7.45 से ज़्यादा हो जाता है तो इट रिजल्ट इन द बेसिक कंडीशन, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है। एसिड बेस बैलेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? जो हमारा पीएच है ना वो डिनोट करता है हाइड्रोजन आयंस को किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। जो एसिड होता है उसका मतलब है मोर हाइड्रोजन आयन, और जो बेस होता है उसका मतलब होता है मोर कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट आयंस या फिर हाइड्रोक्सिल्स आयन। ठीक है। हमारी जो बॉडी है ना वो अपने आप हमारी अपनी बॉडी में एसिड बेस का बैलेंस बना के रखते हैं, मतलब कि जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो इंट्रासेलुलर या फिर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में मूव करके उसको मेंटेन करके रखती है। इसीलिए जो हमारा फ्लूइड बैलेंस है वो सही रहता है, और हमारा जो पीएच है वो एक नैरो रेंज है, दैट इज 7.35 टू 7.45। अगर 7 से कम हो जाएगा, 7.35 से, तो वो एसिडिक हो जाएगा, और 7.8 से या 7.45 से ज़्यादा होगा तो वो एल्कलाइन हो जाएगा, दैट के रिजल्ट इन डेथ। इसमें फिर हमारी बॉडी में कॉम्पनसेशन के मैकेनिज्म चलते हैं। हमारी बॉडी ना हमेशा कॉम्पनसेट करती है, मतलब कि अगर कोई ऐसे डिवास्टिकेटेड चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में, जिससे हमारा पीएच 7.35 से कम होता है या फिर 7.45 से ज़्यादा होता है, तो हमारी बॉडी इमीडिएटली उसको कॉम्पनसेशन करने के लिए कुछ करती है। हमारी बॉडी में जो एसिड बेस बैलेंस है वो स्पेशली कौन बनाता है? एक तो लंग्स होते हैं, और एक हमारी किडनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ। तो दोस्त है, तो दोस्त एक साथ रहते हैं, एक को खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, मतलब कि रोटी बहुत अच्छी बनानी आती है, और एक को क्या सब्जी बहुत अच्छी बनानी आती है।
बाई चांस ऐसा हुआ कि एक दोस्त जो है वो बीमार हो जाता है, अब दूसरे दोस्त पे जो क्या है सारा बर्डन पड़ जाता है, अब रोटी भी उसे बनानी पड़ती है और सब्जी भी उसे बनानी पड़ती है। तो अब वो क्या है, वो सब्जी अपने तरीके से बनाएगा, वो सब्जी आपको बना के देगा लेकिन वो सब्जी अपने तरीके से बना के देगा। सेम अगर ये वाला दोस्त बीमार पड़ जाता है जिसको रोटी बनानी अच्छे से आती थी, तो दूसरे वाले दोस्त को रोटी बनानी पड़ेगी, वो उसे अपने तरीके से बनाएगा चाहे वो कितने भी नक्शे बना के दे दे। सेम जो लंग्स और हमारी किडनी है, वो दोनों अपना अपना काम करते हैं और अपने अपने तरीके से करते हैं। अगर मान लो हमारे पास हमारे लंग्स ने काम करना बंद कर दिया और हमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हो रहा है, तो हमारी किडनी के ऊपर बर्डन आ जाता है कि वो इस चीज़ को मेंटेन करें, और वो उसको अपने तरीके से मेंटेन करते हैं। मतलब वो बाइकार्बोनेट आयंस की हेल्प लेते हैं, बार कार्बोनिक एसिड को बढ़ाते हैं और इससे एसिडिटी जो एसिडिटी हो रही है हमारी ब्लड में उसको कम करते हैं। सेम एज अगर हमारे लंग्स में कोई प्रॉब्लम होने लग जाती है, लंग्स में नहीं, जैसे कि मेटाबॉलिक कोई प्रॉब्लम होती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एल्कोलिसिस, तो हमारे जो लंग्स है ना वो अपने तरीके से उसको मेंटेन करते हैं, वो CO2 को कॉन्सेंट्रेशन से मेंटेन करते हैं। CO2 में क्या होता है, जो हमारा CO2 है वो एसिडिक होता है, अगर वो एसिडिक ज़्यादा हो जाएगा तो वो एल्कलाइन जो नेचर है वो धीरे धीरे कंपनसेट होने लग जाएगा। हमारी बॉडी में क्या होता है, बफर बफर मैकेनिज्म होता है। बफर में क्या है, रैपिड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। जैसे ही हमारी बॉडी में थोड़ा सा चेंज होता है एसिड बेस में, तो हमारे बफर एक्टिवेट हो जाते हैं। रैपिड लाइन फर्स्ट हमारे जो डिफेंस है वो सेकंड्स लेते हैं। इसमें क्या है, बफर हमारे कॉम्बाइन करते हैं रिलेटिव स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस और इन्हें कन्वर्ट कर देते हैं वीकर एसिड और बेसिस में। और ये बफर पेयर जो होते हैं वीक एसिड और वीक साल्ट बना देते हैं, जिससे हमारा एसिड बेस बैलेंस क्या है, मेंटेन हो जाता है। कौन कौन से बफर होते हैं हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम होता है। बाइकार्बोनेट क्या करता है, हमारा हाइड्रोजन आयन के साथ मिलके ये कार्बोनिक एसिड बना देते हैं। कार्बोनिक एसिड जो होता है वो लेस एक्टिव होता है, लेस एसिडिक होता है, और ये फिर हमारे क्या है, जो एसिडोसिस होता है उसको धीरे धीरे कम कर देता है। हमारी बॉडी जो एसिड बेस बैलेंस में क्या होता है, नॉर्मली हमारे जो बाइकार्बोनेट का लेवल होता है ना वो हमारा 22 से लेकर 27 तक होता है। ठीक है, ये नॉर्मल है मिली इक्विवेलेंट बेस बाइकार्बोनेट पर लीटर्स में। ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंग जो इसको बाइकार्बोनेट लेवल से नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, फॉस्फेट बफर आता है। फॉस्फेट बफर भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरसेलुलर फ्लूइड में, जब हमारी कॉन्सेंट्रेशन जो है रिलेटिवली हायर हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास प्रोटीन बफर होते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन है, प्रोटीन बफर है। ये प्रोवेंट करते हैं, प्रोमोट करते हैं मूवमेंट ऑफ क्लोराइड को अक्रॉस RBC मेम्ब्रेन इन एक्सचेंज ऑफ द बाइकार्बोनेट आयंस। सेकेंडली हमारे पास जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है वो हमारा रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म होता है। जैसे मैंने भी वो दो दोस्त वाली कहानी बताई थी। जो हमारा रेस्पिरेटरी बफर होता है वो किसकी बेस पे काम करता है, CO2 के बेस पे काम करता है। CO2 जो है एसिडिक होती है नेचर में। ठीक है, तो ये कंट्रोल करता है कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सलेशंस को फ्रॉम लंग्स से। जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाती है तो हमारा जो मेडुला है वो स्टिमुलेट करता है इंक्रीज और डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब जो हमारा रेस्पिरेशन का रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, डेप्थ इंक्रीज हो जाता है। तो हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की कोशिश करती है। और जब हमारी बॉडी में CO2 डिक्रीज हो जाती है तो हमारे रेट और डेप्थ जो रेस्पिरेशन के वो डिक्रीज हो जाते हैं, ताकि हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा CO2 को कंज्यूम कर पाए। और वो ये CO2 के लेवल पे ही काम करते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास जो वो रीनल मैकेनिज्म आता है, जैसे कि एक दोस्त को रोटी नहीं बनानी आती है, वो सब्जी अपने तरीके से बनाएगा, सेम एज रीनल मैकेनिज्म है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, इसको आवर्स टू डेज लग जाते हैं काम करने में। जो किडनी से हमारी वो ब्लड में बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ा देती है, क्योंकि उसे वो कार्बोनेट ही हैंडल कर सकता है। कार्बोनेट जो है वो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि हमारे हाइड्रोजन आयंस हैं वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो कार्बोनिक एसिड है वो ज़्यादा मतलब वीकेंड एसिड है, तो हमारा pH जो है वो कंट्रोल में आ जाता है। किडनी रिस्पॉन्स करती है हाई लेवल ऑफ हाइड्रोजन आयन से। ये क्या करती है, ये हमारी बॉडी जो है वो सीक्रेट करती है, हाइड्रोजन आयंस को बाहर निकालना शुरू कर देती है और सोडियम आयंस को रीअब्सॉर्ब करती है। ये अमोनिया बना लेती है, जिसमें अमोनिया में क्या हाइड्रोजन आयन कॉम्बिनेशन होता है और अमोनियम आयंस बन जाते हैं। अमोनियम आयन जो है वो यूरिन के थ्रू एक्सचेंज हो जाते हैं सोडियम आयन से, जो कि रीअब्सॉर्ब हो जाता है। तो इससे भी हमारे जो लेवल ऑफ हाइड्रोजन है ना वो डिक्रीज होने लग जाते हैं। अगर हमारे पास लो लेवल ऑफ हाइड्रोजन आयन है बॉडी में, तो किडनी हाइड्रोजन आयंस को रिटेन करना शुरू कर देती है, ताकि वो बाइकार्बोनेट बना सके। अब मेन बात आती है हमारे पास एसिड बेस इम्बैलेंस की। अगर हमारी बॉडी में एसिड बेस इम्बैलेंस हो जाए तो क्या हो जाए, सबसे पहले हमारे पास होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एसिडोसिस क्या कब हो सकता है, जब हमारे पास जो रेस्पिरेशन में क्या काम कर रहा है, CO2 काम कर रहा है। जब CO2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। नॉर्मली जो CO2 का लेवल होता है वो हमारे पास वो 35 से 45 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। अगर 45 से ऊपर CO2 का लेवल पहुंच जाता है तो रिजल्ट इनटू द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, इंक्रीज रिटेंशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। PO2 जो है हमारा प्रेशर ऑफ CO2 है वो ग्रेटर देन 45 हो जाता है, दैट इज हाइपर कैपनिया। जो है वो एसिडिटी एसिड की केस में pH कहाँ पे मूव करेगा, लेस देन 7.35।
एसिडोसिस होने के ना कॉजेस क्या हो सकते हैं? देखो, एसिडोसिस का मतलब हो गया हमारे पास CO2 कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा आना होना। कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम अगर पेशेंट को होती है, जैसे कि अस्थमा होता है, जिस वजह से हमारी बॉडी में CO2 रिटेन कर जाती है। अस्थमा है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, या फिर कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, हाइपोवेंटिलेशन हो रहा है, पेशेंट ढंग से सांस नहीं ले पा रहा, कोई ड्रग ओवरडोज हो गया, पल्मोनरी एडीमा हो गया, चेस्ट ट्रॉमा है, या फिर कोई न्यूरोमस्कुलर डिसीज़ है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, COPD, अस्थमा कुछ भी है, तो इस वजह से क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा। मतलब पीएच जो है वो हमारा लेस देन 7.35 चला जाएगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात करें तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या है, हमारी बॉडी में एसिड अगर बढ़ने लग जाए, जैसे कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है, उसमें क्या है, हमारी बॉडी में लैक्टेट का लेवल बढ़ने लग जाता है, लैक्टिक एसिड बनता है तो एसिड ज़्यादा बनेगा। तो इसके अलावा अगर हमने सैलिसाइलेट का कंजप्शन ज़्यादा कर लिया, जैसे कि एस्पिरिन, एस्पिरिन अगर पेशेंट ने ज़्यादा खा लिया, एसिटाइल सैलिसाइलेट होता है उसके अंदर, तो उसको क्या हो जाएगा, इट रिजल्ट इन द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। डायरिया पेशेंट को ज़्यादा हो रहा है, डायरिया में क्या होता है, पोटेशियम लॉस हो जाता है, और एसिड जो बॉडी का एसिड होता है ना, मतलब कि बाइकार्बोनेट लेवल्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, तो बॉडी में क्या है, एसिड ज़्यादा बनने लग जाता है, तो इट रिजल्ट इन द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सेप्सिस शॉक हो जाए, फिर रीनल फेलियर हो जाए, रीनल फेलियर हो जाएगा तो हमारा रीनल्स का मेन काम क्या होता है, हाइड्रोजन एक्सचेंज करना सोडियम के साथ, हाइड्रोजन आयन को बाहर निकाल देते हैं। अब हाइड्रोजन आयन जो है वो हमारा वो बाइकार्बोनेट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो हमारी बॉडी में क्या है, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा बनने लग जाएंगे, तो इट रिजल्ट इन द एसिडोसिस। ठीक है, वही सारे कॉजेज़ है जो मैंने अभी पिक्चर से समझाया, जैसे कि हॉर्वस का है, इनएडिक्वेट वेंटिलेशन है जो मैंने अभी बता दिया, जैसे कि डिस्निया है, या कोई भी रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे कि अस्थमा है, ट्यूमर है, या फिर पेशेंट को COPD है, या फिर इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज हो रहा है जैसे एल्वोलाइज में, एग्जाम्पल एम्फासीमा है, कोई न्यूरोमस्कुलर इम्पेयरमेंट है जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, तो इन सबसे क्या हो जाएगा, दे दिस ऑल में रिजल्ट इनटू द एसिडोसिस, दैट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और मेरे उस पिक्चर को भी दोबारा आराम से देख सकते हैं और कॉजेज़ को पढ़ सकते हैं। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पेशेंट को हो रहा है तो उसके साइन क्या होंगे, सबसे पहले तो डिस्निया है। हाँ, देख लेंगे डिस्निया इसका कॉज है, पेशेंट ढंग से सांस नहीं ले पा रहा है, इरिटेबिलिटी हो जाएगी, डिसोरिएंटेशन होगा, टेकिकार्डिया हो जाता है, साइनोसिस होगा, कोमा, और कोमा में पेशेंट चला जाएगा। एक ये वाला टेबल है ना, ये वाला टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेन क्या होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, क्या है, प्राइमरी एसिड मतलब प्राइमरी डिस्टर्बेंसेस क्या होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर, क्या होगा, हमारा जो पीएच है वो डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज 7.35 से कम हो जाएगा दोनों में, चाहे वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो चाहे वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो। ठीक है, अब जो PCO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रोल कहाँ पर आता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर आता है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है, जो CO2 है वो इंक्रीज हो जाएगी, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होगा, ये नॉर्मल रहेगी। ठीक है, कॉम्पनसेशन की अगर हम बात करें, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जब कॉम्पनसेशन होता है तो वो कौन करता है, बाइकार्बोनेट करता है। बाइकार्बोनेट क्या करेगा, धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा तो जो एसिडोसिस है वो कम होने लग जाएगा। लेकिन सेम जो बाइकार्बोनेट है वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में कॉम्पनसेशन का टर्म से क्या होता है, नेगेटिव रहता है। ठीक है, पीएच की बात करें तो एसिडोसिस में आपको पता है बिलो नॉर्मल चला जाएगा एसिडोसिस में। PCO2 क्या है, जब कॉम्पनसेशन आने लग जाता है तो क्या होता है, कॉम्पनसेशन हमारा बाइकार्बोनेट ने स्टार्ट करा, जैसे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर बाइकार्बोनेट हमारे डिक्रीज होने लग गए, अब पीएच जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाएगा, मतलब इट टेंड्स टू नॉर्मल की तरफ आने लग जाएगा। हमारा जो PCO2 है वो अभी भी डिक्रीज रहेंगे, और हमारे बाइकार्बोनेट है वो अभी भी डिक्रीज रहेंगे। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया जाए जिसमें हमारे PCO2 और बाइकार्बोनेट दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं और पीएच नॉर्मल की तरफ जा रहा है, तो ये क्या है, कॉम्पनसेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सेम आप रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की तरफ देखो, हमने भी ये पढ़ लिया कि इसमें पीएच जो है हमारा डिक्रीज हो रहा था नॉर्मल कंडीशंस में, और हमारा जो CO2 है वो इंक्रीज हो रही थी। जब कॉम्पनसेशन होगा तो हमारा पीएच जो है, मतलब बाइकार्बोनेट लेवल है वो नॉर्मल दिखाएंगे, पीएच हमारा नॉर्मल होने की कोशिश करेगा, और हमारा CO2 भी इंक्रीज हो रहा होगा क्योंकि वो प्राइमरी रिस्पॉन्स था, और हमारे बाइकार्बोनेट भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाएंगे क्योंकि हमारी बॉडी कॉम्पनसेशन कर रही है। नेक्स्ट आपको समझाती हूँ एल्कोलोसिस से। एल्कोलोसिस में क्या होता है, दो कंडीशन है हमारे पास, एक मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, एक रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। जो मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस है उसका प्राइमरी डिस्टेंस में क्या होगा, जो पीएच है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा मोर देन 7.35। अब जो PCO2 है वो मेटाबॉलिक में नॉर्मल रहेगी, और रेस्पिरेटरी में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी। जब हमारी बॉडी कॉम्पनसेशन करना शुरू कर देती है तो एल्कोलोसिस में वो कैसे कॉम्पनसेशन करेगी, वो क्या करेगी, बाइकार्बोनेट्स को इंक्रीज करना शुरू कर देगी, लेकिन रेस्पिरेटरी में बाइकार्बोनेट्स का कोई रोल नहीं है तो वो नॉर्मल रहेगा। कॉम्पनसेशन में क्या होता है, पीएच धीरे धीरे डिक्रीज होना लगेगा, ठीक है, टेंड्स टू नॉर्मल। लेकिन मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस में क्या है, हमारा CO2 भी इंक्रीज होगा और हमारा बाइकार्बोनेट भी इंक्रीज होगा। अगर हमें ये कंडीशन दे रखी है तो ये क्या है, कॉम्पनसेशन है मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस की। और अगर हमारे पास ये कंडीशन दी हुई है कि CO2 भी डिक्रीज हो रहा है, बाइकार्बोनेट भी डिक्रीज हो रहा है, और पीएच भी हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो ये हमारी क्या कंडीशन है, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस की। ये आप अभी नहीं समझ पाओगे, जब आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें स्टेटमेंट होगा ना, आप उसको पढ़ के आराम से समझ जाओगे।
हमारी बॉडी का जो पीएच होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है CO2 के। मतलब CO2 जितना इंक्रीज़ करेगा ना हमारा प्रेशर, हमारा जो पीएच है वो उतना ही डिक्रीज़ होता है। और हमारा जो पीएच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बाइकार्बोनेट आयन से। हमारे बाइकार्बोनेट आयन अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो हमारा पीएच जो है वो इंक्रीज़ होगा। अगर हमारे बाइकार्बोनेट आयन डिक्रीज़ हो रहे हैं तो हमारा पीएच भी क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। तो आप इससे इस इक्वेशन से भी याद रख सकते हैं। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का कंपनसेशन, जैसे कि मैंने बताया कि यूरिनरी सिस्टम जो है वो कॉम्पनसेट करेगा हाइड्रोजन आयन को इंक्रीज करने के लिए। जैसे कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम तो इनेबिलिटी हो चुकी है टू ब्लो ऑफ द CO2। जो यूरिनरी सिस्टम है वो रिटेन करेगा सोडियम को टू फैसिलिटेट बॉडी अटेम्प्ट टू इंक्रीज सोडियम बाइकार्बोनेट। जो रेट और डेप्थ है रेस्पिरेशन की वो इंक्रीज हो जाएगा। और अगर क्रॉनिक हाइपोक्सिया हो जाता है तो डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल स्टिमुलेट करेंगे ब्रीदिंग को, जिससे कि इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल स्टिमुलेट करता है ब्रीदिंग को। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हमारा क्या होता है, मेनली बाइकार्बोनेट आयन जो होता है वो डेफिशिएंट हो जाता है। हमारा जो बेस है वो कम हो जाता है तो ऑब्वियसली एक्सेस एसिड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कार्बोनिक एसिड ज़्यादा नहीं बन पाएगा जो कि हमारे पास वीक एसिड है। जो कार्बोनेट का जो लेवल है वो 22 से, मैंने अभी बताया आपको 22 से लेकर 27 तक नॉर्मल होता है। अगर वो 22 से कम हो जाएगा तो इट रिजल्ट इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मैं ना थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ इसलिए वीडियो इतना लंबा हो रहा है, मैं थोड़ा सी जल्दी जल्दी खींचूंगी। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की हम बात कर रहे थे, बाइकार्बोनेट आयन जो है हमारे डिक्रीज हो जाता है 22 to 27 नॉर्मल होता है। 22 से कम हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। ये क्या होगा, कीटोन्स इंक्रीज होने लग जाते हैं मेनली किसी वजह से, स्टार्वेशन की वजह से, टर्मिनल कैंसर की वजह से, फिर कीटो एसिडोसिस डाइटिंग की वजह से, रीनल इंसफिशिएंसी या फिर कोई किडनी डिजीज है उसकी वजह से डायरेक्ट लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट हो रहा है, लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन हो रहा है बॉडी में। तो ये हो जाता है, पिक्चर दिखाती है। ये हमारे पास क्या एल्कोलोसिस है। कॉजेस ऑफ एल्कोलोसिस क्या होते हैं, हाइपर वेंटिलेशन होता है। हाइपर वेंटिलेशन में क्या, जैसे कि प्राइमरी एम्बोलिया का इनिशियल स्टेजेस होते हैं, हाइपोक्सिया हो जाता है, फीवर हो जाता है। फीवर में क्या हाइपर वेंटिलेट करता है इंसान, प्रेगनेंसी का इशू हो जाता है, फिर हाई एल्टीट्यूड्स में जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, तो रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हो जाता है। मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस कब होता है, जब हम एंटी एसिड्स ना बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। कार्बो या फिर पोटेशियम वेस्टिक डायरेटिक्स ले रहे हैं जो हमारे हाइड्रोजन आयन को लॉस कर देते हैं बॉडी से, या गैस्ट्रिक जूसेस का लॉस, जैसे पेशेंट को बार बार वॉमिटिंग 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 हो रही है, फिर उसको एनजी ट्यूब लगा रखी है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एल्कोलोसिस हो जाएगा। साइंस क्या होंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस के, इंसान के अंदर क्या आएगा, वीकनेस आएगा, हेडेक आएगा, डिसोरिएंटेशन देखने को मिलेगी, कुशमल ब्रीथिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, फ्रूटी ऑर्डर मिलेगी क्योंकि कीटोन्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। कीटोन में क्या फ्रूटी ऑर्डर होती है, ब्रेथ में नोजिया वॉमिटिंग और कोमा में मिलेगा। कंपनसेटरी मैकेनिज्म हमारे का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो उसको कंपनसेट करेगा, हाइपर वेंटिलेशन करेगा ताकि CO2 को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लो ऑफ करके एल्कोलोसिस करवा दे। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस की बात करते हैं। मैंने आपको पिक्चर दिखा के रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस का वो तो समझा दिया। जो PuCO2 है यहाँ पे वो लेस देन 35 हो जाता है, नॉर्मली 35 to 45 होता है। लेस देन 35 हो जाएगा, पीएच मोर 7.45 हो जाएगा। कॉमन कॉज क्या है, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। अब यहाँ पे CO2 जो है वो हमारी कम हो रही है, तो आप वो चीज़ सोचो जिनसे हमारी CO2 कम हो सकती है। हाइपर वेंटिलेशन है, CO2 इतनी नहीं डिक्रीज हो जाएगी, या फिर हमने मैकेनिकल वेंटिलेशन इतना ज़्यादा कर दिया, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि CO2 हमारी धीरे धीरे कम होने लगती है। साइन क्या है, रैपिड ब्रीदिंग होने लग जाएगी, लाइट हेडेडनेस होता है, टिंगलिंग सेंसेशन होता है, टेनाइटिस हो जाता है, लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, अनकॉन्शियसनेस हो जाता है। कंपनसेटरी मैकेनिज्म हमारा यूरिनरी सिस्टम है वो कंपनसेट करेगा। मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस की, मेटाबॉलिक में क्या होता है, हमारा जो बेस का कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो अबव 26 हो जाता है, और जो हमारा पीएच है वो मोर देन 7.45 हो जाएगा। कॉमन कॉज क्या होंगे, लॉस ऑफ गैस्ट्रिक, जैसे वॉमिटिंग है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है, डिकम्प्रेशन है, लवाज है, ये सब है। या फिर एल्कलाइन ड्रग्स हमने ज़्यादा ले लिया, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, ये ज़्यादा ले लिया, उसकी वजह से हो जाता है एल्कोलोसिस। कोई पोटेंट डायरेटिक्स ले लिया जिससे कि हाइपोकैलेमिया प्रेसिपिटेट हो गया, हाइपोकैलेमिया से किडनी कंजर्व करने लग जाती है पोटेशियम को, एक्सक्रीट कर दिया हाइड्रोजन को। ठीक है, साइन का है मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस के, हाइपरटोनिसिटी, टेनिटी होती है, टेटनी होती है, टिंगलिंग होता है, ट्रिमर्स होता है, शैलो स्लो रेस्पिरेशन होता है, डिजीनेस, कंफ्यूजन, कोमा, ये सब हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है, जनरल नर्सिंग केयर, आप क्या करेंगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो एटियोलॉजी क्या है। एटियोलॉजी को चलो भाड़ में जाने दो, आपको क्या करना है, स्किन टर्कर देखना है, ब्रेथ साउंड देखना है, इनटेक आउटपुट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको चेंजेस इन बिहेवियर नोट करने हैं, एनर्जी लेवल क्या, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, लेबोरेटरी टेस्ट करवा के देख लो। एबीजी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, एबीजी वैल्यूज हैं जो आपको क्या बताएंगी, पीएच के बारे में बताएंगी। ये वाला फॉर्मूला है जिससे फ्लूइड बैलेंस कैलकुलेट होता है। ड्रॉप्स पर मिनट हम कैसे निकालेंगे, टोटल ml जितना हमें इन्फ्यूज़ करना है, मल्टीप्लाई ड्रॉप फैक्टर कितना है, और में टोटल टाइम कितना है मिनट्स में, उसको हम 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। इन्फ्यूजन पंप भी यूज़ किए जाते हैं फ्लूइड को बैलेंस करने के लिए। कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाती है पेशेंट को जब हम उनको आईवी थेरेपी दे रहे होते हैं, मतलब इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है। इन्फिल्ट्रेशन में का जो जो आईवी कैनुला होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है, जिससे कि जो फ्लूइड लीक कर जाता है टिश्यू में। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या ये है, बस साइन क्या होता है, जो हमारी साइट होती है ना इंजेक्शन साइट, वो पेल कूल और एडिमेटस हो जाती है, फ्लोरेट डिक्रीज हो जाता है। अगर पेशेंट को फ्लेबाइटिस हो जाए, फ्लेबाइटिस क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। फ्लेबाइटिस क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। इसमें जो वेन होता है वो इरिटेट हो जाती है कैथेटर की वजह से, इंजेक्शन साइट जो है हमारी वो रेड, पेनफुल और वार्म हो जाती है, फ्लोरेट डिक्रीज हो जाता है। इसमें वार्म कंप्रेसेस दिए जाते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाता है। इसमें क्लाइंट जो है
डिस्निया, क्रैकल्स, डिस्टेंडेड नेकवेज, इंक्रीज बीपी, क्योंकि फ्लूइड ओवरलोड है तो ये सब दिखाएगा। ठीक है, इन्फेक्शन अगर हो जाए, इन्फेक्शन के लिए हमें क्या करना है, हमारा जो सोल्यूशन बैग है ना उसको चेंज करना है एवरी 24 आवर्स में, क्योंकि रिस्क ऑफ कॉन्टेमिनेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है विद द टाइम। फ्रिक्वेंसी और ट्यूबिंग और साइट है उसको भी चेंज करना चाहिए यूजुअली एवरी 3 डेज। ये एक चार्ट है, इसको मैं पढ़ाऊँगी नहीं, आप इसे आराम से पॉज़ करके और ज़ूम करके देख सकते हो। ठीक है, इसमें क्या एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट है, उसकी एटियोलॉजी क्या है, फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज़ होना, प्रोलॉन्ग फीवर है, वॉमिटिंग है, डायरेटिक्स बहुत ज़्यादा ले लिए, डायबिटिक्स इंसिपिडस है, हेमरेज हो गया, साइनस सिम्पटम क्या होगा, थर्स्ट इंक्रीज़ हो जाएगी, ड्राई स्किन है, इंक्रीज़ टेम्परेचर, फ्लश स्किन है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो ये आप ना खुद ही पढ़ना सारा, मैं आपको थोड़ा-थोड़ा करके दिखा देती हूँ। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एक्सेस हो जाएगा तो क्या होगा, साइनस सिम्पटम में वेट गेन होगा, क्रैकल्स है, एडिमा है, असाइटिस है, कन्फ्यूजन, वीकनेस, ये सब देखने को मिलेगा। ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास मॉसबी की बुक है ना तो आप इस चार्ट को ज़रूर पढ़ना, आपका सारा समरी हो जाएगा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट और कट, और जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना उनके बारे में। जैसे कि हमारे पास ये हाइपोकैलेमिया है, पीएच जब पोटेशियम है, हमारा पोटेशियम का जो नॉर्मल वैल्यू होता है ना वो हमारे पास वो 3.5 से लेकर 5.2 तक होता है। ठीक है, तो एक तो इसका नॉर्मल वैल्यू इंपॉर्टेंस रखता है, साउंडर से पढ़ना, साउंडर्स में काफ़ी अच्छा दे रखा है। ठीक है, हाइपर कैलेमिया कब होगा, जब उसका जो पोटेशियम लेवल है वो मोर देन 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाएगा। ये दे रखे हैं, इसमें हम साइलेंट सिम्टम्स को देख लेना। ठीक है, पढ़ लेना इसको। सोडियम के हमारे पास नॉर्मल लेवल कितना होता है, 135 से लेकर 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे आप इस पिक्चर को जूम करके आराम से पढ़ लेना, हाइपोनेट्रीमिया के बारे में, हाइपरनेट्रीमिया के बारे में, हाइपोकैल्सीमिया के बारे में, कि उनके क्या क्या साइलेंट सिम्टम्स होते हैं, मैं ये नहीं बताने वाला। लास्ट हमारे पास हाइपरकैल्सीमिया है, इसको इसमें क्या होता है, रीनल कैलकुला, कैल्शियम ज़्यादा हो रहा है, कैल्शियम का जो नॉर्मल लेवल होता है ना वो हमारे पास वो कहीं कहीं बुक्स में थोड़ा थोड़ा ना अलग दिया होता है, जैसे नॉर्मली 8.6 से लेके कितना होता है 10.2 तक होता है नॉर्मल कैल्शियम लेवल। ठीक है, तो ये आप याद रखना। क्या हो सकता है, अगर कैल्शियम मोर देन 10.2 हो जाए तो एक क्या होगा, रीनल कैलकुलाई हो जाएगा, डीप बॉडी पेन होगा, रिलैक्स मसल है, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस डिक्रीज हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो ये आप इसको यहाँ से पढ़ लेना। इसी के साथ मैं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट हम पेरी ऑपरेटिव मैनेजमेंट और टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, लॉकडाउन में टाइम मत वेस्ट कीजिए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए, क्योंकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद एग्जाम ज़रूर होंगे, आपका नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना ज़रूर पूरा होगा। चलो बाय बाय, टेक केयर।